आपके घर पे कई बार हुआ होगा कि आपने घर के किसी छोटे बच्चे से किसी बात पर जो आपकी उम्र से कम है, जो अभी अवयस्क है, उसे किसी बात की शर्त लगा ली होगी। कोई 10-20 रुपए का कोई शर्त लगा लिया होगा या किसी तरह का एक संविदा कर ली होगी कि ये काम करके दिखाओ तो इसके बदले में मैं तुम्हें ये करूँगा या ऐसे पैसे दूंगा, चॉकलेट ला के दूंगा। और अगर मान लो वो लड़का भाई वो काम नहीं करता, उससे मुकर जाता है, आपके साथ किसी तरह का खेल कर जाता है जो आपके साथ कतई नाइंसाफ़ी है। अब आप पड़ते हैं असमंजस में कि इस बात को लेकर हम मम्मी के पास, पापा के पास या घर के बड़ों के पास जाएं या ना जाएं। ऐसे ही कानून व्यवस्था में, ऐसे ही भारतीय कानून में भी ऐसा ही एक सिस्टम दिया गया है जहां पर अगर कोई व्यक्ति माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो सेम क्वेश्चन, यही यक्ष प्रश्न सामने आकर खड़ा हो जाता है कि कोर्ट के समक्ष, न्याय के समक्ष, जो न्यायपालिका है उसके समक्ष जाएं या ना जाएं कि हमने भाई कॉन्ट्रैक्ट लिया था एक माइनर के साथ, एक अवयस्क के साथ, और उसमें क्या फ़ैसला हो सकता है। तो इसी बात को लेकर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक अलग से टॉपिक दिया गया है जिसको हम माइनर्स एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी माइनर्स एग्रीमेंट के बारे में, यानी कि वो एग्रीमेंट जो कि एक मेजर और एक माइनर के बीच में किया जाता है, उसके क्या क्या परिणाम, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या पूर्वाग्रह हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो माइनर्स एग्रीमेंट के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आरंभ से प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, माइनर्स एग्रीमेंट के इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, ये सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल को सुलझाना ज़रूरी हो जाता है कि माइनर है कौन। माइनर या अवयस्क के बारे में भारतीय कानून व्यवस्था में ये बताया गया है कि कानून के अंतर्गत माइनर उसको माना जाएगा जो कि इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अंतर्गत, उसके सेक्शन के अंतर्गत माइनर माना गया है। और इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में माइनर गया है उस व्यक्ति को जिसने अभी अपनी 18 साल की आयु पूरी नहीं की है। यानी कि भारत में वयस्क होने के लिए ये आवश्यक होता है कि व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले। लेकिन ये उस व्यक्ति के कंडीशन में है जहाँ पर वो व्यक्ति एक प्राकृतिक अवस्था में, इसके मम्मी पापा सब लोग जीवित हैं, उसके साथ हैं। लेकिन जो कि या ऐसा माइनर है जो कि अनसाउंड माइंड का है या जिसके मम्मी पापा जीवित नहीं और उसके केस में, उसके रेफरेंस में गार्जियन को एक कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया गया है, तो ऐसे बच्चे के, ऐसे माइनर के, ऐसे बालक के रेफरेंस में वो उस समय वयस्क होगा, उस समय एडल्ट माना जाएगा, उस समय मेजर माना जाएगा जबकि वो अपनी 21 वर्ष की अवस्था को पूरा कर लेगा। अब आते हैं माइनर्स एग्रीमेंट के नेचर के बारे में कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी माइनर से, एक मेजर ने एक माइनर से एग्रीमेंट कर लिया तो उसका क्या प्रोविज़न भारतीय कानून व्यवस्था में, इंडियन लॉ सिस्टम में दिया गया है। तो एक्सप्रेस वे में इंडियन लॉ सिस्टम में माइनर्स एग्रीमेंट के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है। इसको आप कुछ जजमेंट के द्वारा, जो कि जो जजमेंट सिलसिलेवार वाइज एक कालक्रम में आए हैं, उनके हिसाब से इनको रेगुलेट किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे लैंडमार्क केस है, उसको हम कहते हैं मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस। ये केस माइनर्स एग्रीमेंट के रेफरेंस में, इसके संदर्भ में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। और इसके बारे में आपको 2-4 फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए, जो प्रश्न में कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जिनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि एक प्रीवी काउंसिल के द्वारा इसमें जो है वो जजमेंट सुनाया गया था, निर्णय दिया गया था। और उस समय जो जज थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ, इसके जस्टिस माने जाते हैं, इसके उस टाइम पे जज थे जिन्होंने इस फैसले को सुनाया था। ये मामला हुआ था 1895 में और ये केस हुआ था 1903 में, यानी कि 1903 में। आपको बस इतना ही जानना है। बाकी इस केस के बारे में हम अपना अगला वीडियो जो लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में है उसमें लेकर आने वाले हैं। तो हर एक चीज़ के बारे में, इसमें इसके इशू क्या थे और इसमें क्या जजमेंट, क्या रेशियो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम केवल इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि इस प्रीवी काउंसिल ने क्या फैसला, क्या पॉइंट्स के द्वारा इस फैसले को दिया था। तो इसमें कुल मिला के बेसिकली 4 पॉइंट बताए गए थे, जिनमें सबसे पहला पॉइंट ये बताया गया था कि एक माइनर के द्वारा किया गया हर एग्रीमेंट वाइड एब इनिशियो, यानी कि स्टार्टिंग से, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पॉइंट से ही ये एक वाइड होगा, टोटली वाइड एंड नल होगा और इसको एग्रीमेंट भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि एक माइनर्स एग्रीमेंट के केस में डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल काम नहीं करता, भले ही माइनर ने
खुद को मिस रिप्रेजेंट किया हो, ये कहा हो कि मैं वयस्क हूँ, मैं एडल्ट हूँ, मैं मेजर हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि इस माइनर एग्रीमेंट के सिलसिले में डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन भी कारगर नहीं है, ये भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। और चौथी चीज़ इसमें सेक्शन 41 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि कोर्ट भी यहाँ पर माइनर को बाध्य नहीं कर सकता कि वो सामने वाली पार्टी को कंपनसेट करे जिसका नुकसान हुआ है, क्योंकि कंपनसेशन वाला जो अधिकार है वो कोर्ट का एक डिस्क्रिशनरी मैटर है। और जब न्याय की डिमांड होती है, जस्टिस या न्याय की मांग होती है, तभी इसको ऑर्डर किया जाता है। और इस केस में जो कि धर्मोदास वाला केस है, इस केस में क्योंकि सामने वाली पार्टी को उनकी एज के बारे में पता था, फिर भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसलिए यहाँ पर जस्टिस न्याय की ये मांग ही नहीं है कि हाँ भाई आपके लिए वो कंपनसेशन का ऑर्डर करें। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि क्या यार इतनी जल्दी जल्दी में पूरा ये सब बता दिया, कुछ समझ भी नहीं आया, कितनी पॉइंट्स बता दिए। तो आप घबराइए नहीं, हर एक पॉइंट के बारे में हम स्पेसिफिकली विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। जहाँ पे सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपेल का। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपेल दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में, जहाँ पर यह बताया गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपेल का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति ने स्वयं को उस तौर पे उस चीज़ के रूप में प्रस्तुत किया जबकि वो नहीं है, और मान लो वो चीज़ वो हो जाता है, वो व्यक्ति वो मतलब वो अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो जिस चीज़ को लेके उसने एग्रीमेंट किया था, जो चीज़ उसने स्वयं को प्रस्तुत किया था, उस चीज़ को करने से वो इनकार नहीं कर सकता। कोर्ट उसको बाध्य कर सकती है वो कृत्य करने के लिए, वो काम करने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, मैं अभी मेजर हो गया हूँ हालांकि, फिर भी मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त को नहीं पता है कि मेरे पास प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है या नहीं है। उसे तो ये लगता है कि भाई ठाट बाट से एकदम लड़का रह रहा है रोले में, तो ज़रूर इसके पापा ने इसके नाम पर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह कर दिया होगा। और मैं ऐसा कहता हूँ अपने दोस्त से, ऐसा एक एग्रीमेंट करता हूँ कि यार मेरे नाम पे इतनी प्रॉपर्टी है, ऐसा कर तू मुझे अपनी कार दे दे, मैं अभी यूज कर लेता हूँ, और कुछ दिन बाद मैं ये अपनी प्रॉपर्टी जो है इसमें से 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा जितना बात होगी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। और फिर मैंने उसकी कार ले ली, हम दोनों के बीच में यहाँ पे एग्रीमेंट हो गया। उस टाइम पे मेरे नाम प्रॉपर्टी नहीं थी, मैं जानता था कि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, मैं सामने वाले व्यक्ति के साथ, अपने दोस्त के साथ छल कर रहा हूँ, लेकिन दोस्त को ये चीज़ नहीं पता थी। जब दोस्त को ये चीज़ समझ में आई कि हाँ भैया ये सामने वाला आदमी तो खेल गया मेरे साथ, बहुत बुरा खेल गया, काट गया मेरा, और तभी तक ऐसा संयोग से हुआ कि पिताश्री ने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी भी कर दी, 10-5 बीघे ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये सामने वाला जो मेरा दोस्त है, जो पार्टी है, वो कोर्ट के समक्ष जाकर कोर्ट की शरण ले सकता है और ये कह सकता है कि इनके नाम पे प्रॉपर्टी है और अब इनको मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए बाध्य करिए। अब डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपेल ये है कि अब यहाँ पे मैं ये डिफेंस नहीं ले सकता कि हाँ जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब मैंने एग्रीमेंट किया था तो मेरे नाम पर प्रॉपर्टी थी ही नहीं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपेल के अनुसार कोर्ट मुझे इस चीज़ के लिए बाध्य कर सकता है, क्योंकि उस टाइम पे भले ही मेरे नाम पे प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन बाद में जब उस व्यक्ति ने कोर्ट के समक्ष शरण ली है या फिर मैंने अपने आप को ऐसा प्रेजेंट किया कि मेरे नाम पर प्रॉपर्टी है, इस वजह से वो प्रॉपर्टी मुझे उस व्यक्ति को देनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर इस केस में क्योंकि माइनर एग्रीमेंट के केस में डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपेल के बारे में सख्त मनाही की गई है कि ये यहाँ पर लागू नहीं होता। इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि यहाँ पर एक एग्रीमेंट होना चाहिए इस डॉक्ट्रिन के लागू होने के लिए, और यहाँ पर एग्रीमेंट माइनर एग्रीमेंट के सिलसिले में क्योंकि ये वॉइड एब इनिशियो है, स्टार्टिंग से ही ये वॉइड है, टोटली नल एंड वाइड है, तो एग्रीमेंट ही सिद्ध नहीं होता। और दूसरी चीज़, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपेल एक जनरल प्रोसीडरल प्रिंसिपल है, और जो यहाँ पर जिस पोर्शन के बारे में, जिस लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक सब्सटेंटिव प्रोविज़न है, एक सब्सटेंटिव लॉ है, और कभी भी एक प्रोसीडरल प्रोविज़न जो है वो सब्सटेंटिव को ओवरराइड नहीं कर सकता। इस वजह से, इन 2 फैक्टर्स की वजह से डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपेल माइनस एग्रीमेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा जो सब हेडिंग है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जो भी सामने वाले व्यक्ति ने बेनिफिट उठाया है, जो फ़ायदा उठाया है, जो एडवांस वगैरह लिया है, वो उसको वापस करना पड़ जाएगा। तो इस केस में क्योंकि माइनस एग्रीमेंट के केस में कोर्ट ने ये इस्टेब्लिश किया है, कई लॉज के द्वारा, कई लैंडमार्क जजमेंट्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया है कि यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन भी एप्लीकेबल नहीं होता।
लेकिन यहाँ पर कॉमन लॉ और इंडियन लॉ थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे कॉमन लॉ के केस में एक केस था लेस्ली लिमिटेड वर्सेस कुछ ऐसा करके केस था। तो उस केस में वहाँ के कोर्ट ने, कॉमन लॉ के कोर्ट ने ये इस्टेब्लिश किया था कि हालांकि जो भी बेनिफिट्स है उसको आप माइनर के द्वारा रिस्टिट्यूट नहीं करवा सकते, उसको वापस नहीं करवा सकते, लेकिन बेनिफिट्स अगर ऐसे हैं जिनको ट्रेस किया जा सकता है, जिनको एक तरह से मतलब पकड़ा जा सकता है, कैच किया जा सकता है, जिन पर निगरानी रखी जा सकती है, तो ऐसे केस में उन बेनिफिट्स को आप वापस करा सकते हैं। लेकिन बेनिफिट्स ऐसे हैं जिनको कन्वर्ट कर दिया गया है, कन्वर्ट करना आसान है, तो आप इसको रेस्टिट्यूट नहीं करवा सकते। जैसे मान लीजिए अगर वही बेनिफिट कार के बारे में है, तो कार को अगर ट्रेस किया जा सकता है तो भाई रेस्टिट्यूट हो जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। लेकिन भाई बालक चालाक था, 30 मार खान था, तेज बुद्धि का था, उसने कार को उठा के भंगार में बेच दिया, उसको तोड़ फोड़ के एकदम मरोड़ के एकदम जत्था वत्था तोड़ ताड़ के भंगार में बेच दिया। अब ट्रेस नहीं किया जा सकता तो इसलिए बेनिफिट को वापस भी नहीं करा सकते। तो इंडियन लॉ में जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में जो लैंडमार्क केस था वो है खानगुल वर्सेस लाखा सिंह का केस। तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि अगर यहाँ पर माइनर एक प्लेंटिफ के तौर पर कोर्ट के समक्ष किसी न्याय की गुहार लगाने आ रहा है, या किसी बात को या किसी एग्रीमेंट को कैंसिल कराने के लिए आ रहा है, या किसी भी ऐसे काम के लिए आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसने जितना भी फ़ायदा उठाया, जितना भी बेनिफिट उठाया है, वो सामने वाली पार्टी को रिस्टोर करना पड़ जाएगा। यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन लागू होगा। तो इस केस में ये दोनों ही लॉज अलग अलग हो जाते हैं, कॉमन लॉ में और इंडियन लॉ में अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं आप टॉर्ट के बारे में कि क्या भाई कॉन्ट्रैक्ट से तो कोई फ़ायदा नहीं होता, तो क्या लोग टॉर्ट का सहारा ले सकते हैं, यहाँ पर कोई टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज होती है या नहीं होती है। तो टॉर्टियस लाइबिलिटी माइनर्स एग्रीमेंट के केस में यहाँ पर एक प्रिंसिपल आ जाता है, वो ये कहता है प्रिंसिपल कि यू कैन नॉट कन्वर्ट अ कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ टॉर्ट टू सू अ इन्फेंट। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को टॉर्ट में कन्वर्ट कर दें मात्र इस वजह से कि आप सामने वाली पार्टी जो कि इन्फेंट है, माइनर है, उसको सू कर सकें, उस पर मुकदमा चला सकें, उसे तारीख पे तारीख दिला सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। द पॉइंट इज if there is no contractual liability then there is also no tortious liability arise but इट में डिफ़र इन डिफरेंट केसेस एंड सर्कमस्टेंसेज। अर्थात ये कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी अराइज नहीं होती तो टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी, लेकिन अगर केस इससे थोड़ा सा अलग हो जाता है तो मामला भी अलग हो जाएगा। इसको हम समझते हैं दो लैंडमार्क केसेस के माध्यम से, दो इम्पॉर्टेंट केसेस के माध्यम से, जिनमें पहला केस है बर्नार्ड वर्सेस हगीज का। इसको मैं हैगिस बोलता हूँ, लेकिन बर्नार्ड वर्सेस हगीज इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है। तो इस केस में ऐसा हुआ था कि भाई जैसे हमारे गांव में होता है ना कि कोई अगर घुड़सवार निकल पड़ा तो बच्चे का मन मचल जाता है कि भाई क्या बाकाल है यार, घोड़े से जा रहा है एकदम टिबड़िक टिबड़िक करते हुए, धूल उड़ाते हुए, अपना भी एकदम मन होता है कि यार घोड़े पर बैठ कर जदोगन बन जाए। ऐसा ही केस में हुआ था कि भाई एक माइनर था, उसने देखा एक घुड़सवार को तो उसको अच्छा लगा, तो उसने घुड़सवार से एक कहा कि भाई मुझे भी घोड़ा दे दो, थोड़ा टहल घुमाएं। एक इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, घुड़सवार ने अपना घोड़ा दे दिया। माइनर 30 मार्खा बनने के चक्कर में, शौकी भगाड़ने के चक्कर में घोड़ा ले गया, टहला घूमा, लेकिन उसने अपने एक दोस्त को उस घोड़े को ट्रांसफ़र कर दिया, उसको दे दिया कि जा यार ले जाओ तुम डेट वगैरह पे अपनी गर्लफ्रेंड को, तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है, अपन तो सिंगल हैं, अपने को मज़ा नहीं आ रहा है, तुम जाओ एकदम डेट वेट पे मौज करके आओ। सामने वाली पार्टी ले गया, डेट वेट पे टहलाया घुमाया, और वो भी भौकाल दिखाने के चक्कर में घोड़े को उसने एक खाई जंप करा दी, एक गड्ढा जंप करा दिया। जंप करने की वजह से घोड़ा इंजर्ड हो गया, गिर गया, उसका पैर वैर टूट गया और कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, सामने वाली पार्टी जिसका घोड़ा था वो उसने उठा के इन पर कर दिया मुकदमा, इन पर केस कर दिया। तो हालांकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी अराइज नहीं होती क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भाई हुआ ही नहीं है माइनर के साथ, लेकिन यहाँ पर टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज होती है क्योंकि यहाँ पर सामने वाली पार्टी ने नेग्लिजेंस का काम किया है। भाई अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट में जो काम कहा गया था, जो आप केवल राइड करने की बात थी कि आप उसको केवल राइड करेंगे, वो अगर किया होता तो आपको कोई समस्या नहीं था, आप यहाँ पर डिफेंस ले सकते हैं कि आप माइनर हैं, यहाँ पर मेरी लाइबिलिटी है राइज नहीं होती। लेकिन आपने वो करने के बजाय, सवारी करने के बजाय उसको दो काम किए, दो गलत काम किए। पहली बात तो भाई ट्रांसफ़र करा दिया, दूसरे को दे दिया, अपने दोस्त को दे दिया मांगने पर, और दूसरी चीज़ उसने उसको मार मूर भी डाला, उसकी जान ले ली। तो यहाँ पर दो चीज़ों की वजह से वो यहाँ पर जो है नेग्लिजेंस के लिए लायबल माना जाता है।
सेम जो मैंने पहली चीज़ बताई कि अगर वो केवल राइड करता तो लायबल नहीं माना जाता। ये चीज़ हेल्ड किया गया था एक दूसरे केस में जो कि था जेनिंग्स वर्सेस रेंडेल का केस। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ था कि भाई शॉर्ट राइड के लिए लिया गया और शॉर्ट राइड पर निकलने के बजाय, मान लीजिए कि अगर ये केस लखनऊ का हो तो केवल गोमती रिवर फ्रंट टहलने के लिए लिया गया और गोमती रिवर फ्रंट टहलने के बजाय भैया निकल लिए लेह लद्दाख के टूर पे। तो भाई जब इतना लंबा लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं इंजर्ड हो ही जाएगा। तो भाई घोड़ा इंजर्ड हो गया। तो जब इंजर्ड हो गया तो यहाँ पर सू किया गया माइनर को। तो कोर्ट ने यही कहा कि भाई माइनर के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, भाई बचकानी काम कर रहे हैं, गलत बात, ऐसा नहीं होता। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी अराइज ही नहीं होती क्योंकि यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं होता। और प्लस उसने कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत रहते हुए कार्य किया था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट था केवल राइड का तो उसने राइड ही किया, कहीं ये नहीं किया कि कुदा फना दिया हो, कहीं घोड़ी नाच नचाने लगा हो मेले में ले जाके, ऐसा नहीं किया। उसने वही किया जो कि कॉन्ट्रैक्ट में बात कही गई थी, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी नहीं होती, माइनर यहाँ पर लायबल नहीं किया जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रेक्टिफिकेशन, यानी कि मान लो भाई कॉन्ट्रैक्ट तब किया गया है जबकि बालक जो था वो माइनर था, लेकिन वो बड़ा हो गया और सेम कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करना चाहे तो उस बारे में कानून क्या कहता है। तो जनरल रूल ये है कि यू कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट टू रेटिफाई रेट्रोस्पेक्टिवली। आप एक कॉन्ट्रैक्ट को प्रोस्पेक्टिवली रेटिफाई कर सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं कर सकते, पीछे जाकर नहीं कर सकते, आगे कर सकते हैं। माइनर के केस में भी यही है कि अगर माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट उस समय किया है जबकि वो माइनर है तो वो मेजर होकर उस चीज़ को रेटिफाई नहीं कर सकता पूर्व काल में पीछे जाकर, इसलिए यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ जो रेटिफिकेशन है वो लागू नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है कि अगर माइनर चाहे तो मेजर होने के बाद वो एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट करके, एक फ्रेश कंसिडरेशन करके सेम आदमी के साथ, सेम पार्टी के साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एक एग्रीमेंट कर सकता है। आफ्टर नोइंग द अबव गिवन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस एंड प्रोविजन वी कैन से दैट अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज टोटली नल एंड वाइड, और वी कैन से इट इज़ अ वाइड एब इनिशियो। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इस सब का मतलब ये है कि कोई माइनर भाई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, उसको ऐसी आपदा आन पड़ी, ऐसी आवश्यकता आन पड़ी कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करना आवश्यक है, तो कानून के द्वारा तो इसे प्रोहिबिट किया गया है। तो क्या माइनर के साथ ऐसा अन्याय करना संभव है, अन्याय करना सही है या नहीं है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई हालांकि इतने सारे प्रोविज़न दिए गए हैं कि माइनर के द्वारा किए गए सारे एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वाइड होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माइनर को कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बारे में प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 68 ऑफ द एक्ट, जो कि बात करता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इसको कोई क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, जो कि जो सेक्शन 68 में जो प्रोविज़न दिया गया है वो है माइनर्स लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। इसको आप ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा है, डुग्गू नाम है उसका, माइनर है, और उसका कोई नहीं है, उसके मम्मी पापा नहीं, उनकी डेथ हो गई है और उसके पास थोड़ी बहुत संपत्ति है, इतनी है कि वो आगे आराम से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। अब फिर क्या होता है, डुग्गू को एक अन्य व्यक्ति जो कि पप्पू है वो उसके लिए एकदम भलाई के लिए कि यार डुग्गू के साथ किसी तरह की नाइंसाफ़ी ना हो, किसी तरह की समस्या उसे ना झेलनी पड़े, वो उसकी जो बेसिक नेसेसरीज़ हैं, जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो उनको सप्लाई करता है। वो उनको खाना, खर्चा, घर तो उसके पास पहले से ही है, पढ़ाई वगैरह के खर्चे देता है। अब कुछ समय पश्चात जो पप्पू है उनको भी पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, तो कानून के द्वारा ये व्यवस्था दी गई है कि वो रीइम्बर्समेंट कर सकते हैं, वो अपना जो उन्होंने खर्चा किया है वो वहाँ से वो जो डुग्गू है उनकी प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, उसको बेच कर निकाल सकते हैं। और इसे कानून के द्वारा अप्रूव किया गया है, परमिट किया गया है, इसको मना नहीं किया गया है, और इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रीइम्बर्समेंट, जो कि दिया गया है सेक्शन 68, जिसको हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। यानी कि सेक्शन 68 के पूर्ण होने के लिए कुछ अहर्ताएँ, कुछ आवश्यकताएं, कुछ रिक्वेसिट्स दी गई हैं जो कि ज़रूरी हैं। रिक्वेसिट्स क्या हैं? सबसे पहली चीज़, देयर शुड बी अ माइनर हु कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज बिहाफ, यानी कि एक माइनर होना चाहिए, एक अवयस्क व्यक्ति होना चाहिए जो अपने बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, उसको बेसिक नेसेसरीज जो है, नेसेसिटीज़ हैं, वो सप्लाई की जानी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि जब इतना सब काम हो जाएगा तो जो व्यक्ति उनको नेसेसिटीज़ सप्लाई कर रहा है वो अपना रीइम्बर्समेंट
कर सकता है, उसमें से उनके जो भी उनकी एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें से अपना जो खर्चा उसने किया है वो निकाल सकता है। अब ये संपूर्ण प्रोविज़न पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि अगर किसी व्यक्ति को जो कि माइनर है उसको नेसेसरी आवश्यकताएं सप्लाई की गई हैं तो रीइंबर्समेंट किया जा सकता है। पूरा मामला टिक जाता है नेसेसरी पे। लेकिन मज़े की बात यह है कि भारतीय कानून व्यवस्था के अंतर्गत नेसेसिटीज़ की आवश्यकता की कोई डेफिनेशन ही नहीं दी गई है। ये तो ऐसे हो गया कि भाई पूरी रामचरितमानस तो बाँच डाली, लेकिन ये समझ ही नहीं आया कि लंका दहन है वो क्यों हुआ। तो आपकी समस्या का सॉल्यूशन जो है वो दिया गया था कॉमन लॉ के अंतर्गत। उसमें एक जजमेंट आया था जिसका नाम है चैपल वर्सेस कूपर का जजमेंट। तो इस जजमेंट के द्वारा नेसेसिटीज़ की आवश्यकताओं की डेफिनेशन दी गई थी, इनको डिफाइन किया गया था और इसके अंतर्गत ये बताया गया था कि नेसेसिटी सबसे पहले इंस्टेंस पे, सबसे पहले प्लेस पे आती हैं रोटी, कपड़ा और मकान। जी हाँ, बिल्कुल यही। जैसे कि अमिताभ बच्चन और शशि कपूर और मनोज कुमार की ये फिल्म थी रोटी, कपड़ा और मकान, ऐसे ही जो बेसिक नेसेसिटी हर एक व्यक्ति की होती है वो रोटी, कपड़ा और मकान होती है। लेकिन ये पहले की बात है। प्रेजेंट टाइम में हम 21st सेंचुरी में हैं, काफ़ी मॉडर्न एज में हैं, तो यहाँ पर यहीं तक व्यक्ति की आवश्यकताएँ सीमित नहीं रहती, इससे आगे बढ़ गई हैं और अब इंटरनेट, एजुकेशन और बाकी की चीज़ें भी नेसेसिटीज़ में आ गई हैं। तो इस केस के द्वारा ये कहा गया था कि नेसेसिटी का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएं जो कि उसके रीजनेबल एग्जिस्टेंस के लिए आवश्यक हैं। दैट मीन्स every supply is a necessity which are provided to a person for his रीजनेबल एग्जिस्टेंस। उसकी रीजनेबल एग्जिस्टेंस के लिए, उसके अस्तित्व के लिए जो चीज़ें उसको प्रोवाइड कराई जाती हैं वो नेसेसिटीज़ की डेफिनेशन में आती है। लेकिन यहीं पर एक दूसरा इसका पहलू निकल कर आता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को, किसी माइनर को नेसेसिटीज़ की आवश्यकताओं के नाम पर वो चीज़ें प्रोवाइड करा दी गई, वो चीज़ें दी गई जो कि उसके लिए आवश्यक ही नहीं है, जो उसके लिए मतलब मायने ही नहीं रखती। ऐसा ही केस हुआ था नाश वर्सेस इनमैन के केस में। इसमें क्या हुआ था, एक बालक था माइनर जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो अगर आपने वीर फिल्म देखी हुई तो आपको पता होगा कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में रात में डिनर्स होते हैं, जो विंग्स के हैं उनके डिनर्स होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, ये सब होता है। हैरी पॉटर में भी होता है। तो वहाँ उन डिनर्स में जाने के लिए व्यक्ति को महंगे महंगे परिधानों की, भौकाली चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एक माइनर जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसको एक व्यक्ति ने, जो उनके रिलेटिव थे, उन्होंने उनके लिए, मतलब कोई तो बोलता है, कहीं कहीं किसी जगह पे तो मिलता है कि 11 वेस्ट कोट और फैंसी कोट्स वगैरह दिलाए, कहीं पे 14, कहीं पे 18। लेकिन आप ऐसे मानिए कि ज़रूरत से ज़्यादा 10 से ज़्यादा वेस्ट कोट और जूते और ढेर सारी चीज़ें दिला दी। अब जब बाद में उस व्यक्ति के, उस माइनर के मतलब एसेट्स में से, उसकी प्रॉपर्टी में से इन्होंने रिम्बर्स करने की कोशिश की, तो भाई माइनर ने कर दिया केस। तो कोर्ट ने ये कहा था कि आपने नेसेसिटी के नाम पे उसको लग्जीरियस सप्लाईज दी है जो कि उसके लिए आवश्यक नहीं थी। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते थे कि 10-15 वेस्ट कोट और जूते देने के बजाय एक जोड़ी दिला देते, तो ये नेसेसिटी मानी जाती। लेकिन यहाँ पर आपने एकदम अथाह कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा कर दिया, जो कि उसके लिए इतना मायने नहीं रखती, तो ये नेसेसिटी के डेफिनेशन में नहीं आती। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी व्यक्ति को नेसेसिटी के नाम पे वो नहीं कर सकते कि भाई बहुत सारी लग्जीरियस गुड्स दे दी। जैसे मान लो यहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो लड़का जा रहा है तो उसको कार भी दे दी, उठा के एक फेरारी खरीद दी, भाई उसको कर्जदारी कर दिया, उसको नेटफ्लिक्स का मेंबरशिप दिला दिया, उसको यूट्यूब का प्रीमियम मेंबरशिप दिला दिया। यूट्यूब से एक चीज़ याद आया, यहाँ वीडियो के नीचे एक सब्सक्रिप्शन का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस केस में ये मेरी नेसेसिटी है। बैक टू द पॉइंट। तो कहने का पूरा पर्याय बस इतना है कि किसी व्यक्ति को आप नेसेसिटी के नाम पर वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते जो कि उसको नुकसान कर जाएं। एक गांव में कहावत है, बहुत मुहानी अजिया सास लेके कंडा पूछे नास। जैसे मान लीजिए अजिया सास हैं, वो अपनी बहू को इतना प्यार कर गई कि उसको आंसू बह रहे थे, उन्होंने उठा के सरकंडा, जो कंडा होता है, जो उपले होते हैं, उससे उठाकर आंसू पूछ दिए। आंसू तो नहीं पूछा, लेकिन उसको छील छाल गया, आँख के नीचे पूरा एकदम गड़बड़ हो गई और घर वाले गुस्सा हो गए। तो आप किसी भी व्यक्ति का भला करने के नाम पर ऐसा नहीं कर सकते कि उसका डबल बुरा हो जाए। तो ये चीज़ पूरी तरह से प्रोहिबिट की गई है कानून के अंतर्गत। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि एक माइनर पर्सन के बिहाफ पर उसके गार्जियन जो नेचुरल हैं या कोई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए गए गार्जियन हैं, वो व्यक्ति उसके बिहाफ पर एसेंट दे सकते हैं, सहमति दे सकते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन, कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑपरेशन, कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैरिज।
तो ये सब जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आते हैं, यानी कि एक माइनर पर्सन की बेनिफिट के लिए, उसके लाभ के लिए, उसके फ़ायदे के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसके बिहाफ पर किया जा सकता है, जिसमें सहमति जो है वो उसके गार्जियन दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में माइनर एग्रीमेंट के बारे में बस इतना ही। आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स, सारी ही चीज़ें अच्छे से समझ में आ गए होंगी। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक, जजमेंट और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर हमारा मुहिम पसंद आ रहा है तो शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।